मोदी जी से आपको इतनी आपत्तियां हैं, हो सकता है कुछ वर्ष बाद आप ये कहते भी लोग मोदी जी अच्छे थे, हम लोग मोदी जी के पीछे खड़े थे, ये योगी जी कहां से आ गए। अमेरिका आपको डरा रहा है, चाइना लाल आंखें दिखा रहा। ये तो देखा चाइना की लाल आंखें, फलाने की पीली आंखें, लेकिन ये नहीं देखा कि 33 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के गले में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान डाला। ये नहीं देखा। अपने गले में तमगा लेने के लिए भारत के हितों को आप अगर गिरवी रख दे रहे हैं, वहां परचेज कर ले रहे हैं देश के दूसरे को, इसको हम ताली बजाएं क्या? बोले अपने गले में तमगा डाल ले। इतना चिड़ क्यों हुए यार? पाकिस्तान ने मुरारजी देसाई को निशाने पाक दिया था। अब जैसे लोग होते तो चिल्लाने लगते, कहते मुरारजी नाच पीटे डाल लो गले में पटका। जा बताओ पाकिस्तान से मिलो का हवा। प्रधानमंत्री का नेहरू जी से तुलना करना उचित नहीं है। उनके ही दौर में एक मुस्लिम नेता को भड़वा कहा गया, कटवा कहा गया। महाराज आपकी निष्ठा वोट में नहीं है, और आपने बताया उसने इसको भड़वा कहा, उसने। अरे भाई मैं 1000 गंदे लफ्ज इससे बता दूं। मैं 36 काम की फहरिस्त आपको बताऊंगा, 36 काम की। 12 साल में आदरणीय मोदी जी के मैं चुनौती देता हूं, भाजपा प्रवक्ता मेरे बाद आएंगे, 6 काम बता दे। 6 अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बोले हम अपने 36 गुण बता देंगे अच्छे, तुम्हारे पास 6 नहीं। आप कौन होते फैसला करने वाले, दूसरे के 6 मान्य होंगे कि नहीं होंगे? आपको एग्जामिनर तो नहीं बनाया, इसीलिए आप हार जाते हो चुनाव, क्योंकि आपका माइंडसेट वो जमींदारों वाला है। 3 मूर्ति में जब शास्त्री जी के रहने का विषय आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, मैं यह उद्धृत करूं? इस बात पर आपत्ति थी कि लाल बहादुर शास्त्री की इतनी हैसियत कि 3 मूर्ति में रहेंगे जहां जवाहरलाल जी रहे। ये जमींदारों वाली मानसिकता है, ये राजा रजवाड़ों वाली मानसिकता है। आपका ईगो, अहंकार इतना बड़ा है मित्र कि आपने अपनी ही पार्टी के 5 वर्ष के प्रधानमंत्री के पार्थिव देह के लिए गेट नहीं खोला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जितने समय तक इस देश की सेवा कर पाए, नरेंद्र मोदी ने उस समय अवधि से अधिक समय तक अनवरत प्रधानमंत्री के रूप में देश सेवा का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्या बात, ये बात है। और आज नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान अब एनडीए और भाजपा के पास 22 राज्यों में सरकारें हैं। 22 राज्यों में मोदी ने असम जीता, पूर्वोत्तर जीता, बिहार जीता, उड़ीसा जीता, और सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल जीता। लेकिन विपक्ष को इस पर भी आपत्ति है। कांग्रेस के पास अपने सवाल है और विपक्षी दलों के पास अपने सवाल है। वो कह रहे कि ना जी, कांग्रेस मूल रूप से तो यही कह रही कि 1947 से जोड़ो नेहरू जी का कालखंड, 52 से क्यों जोड़ रहे हो? स्वाभाविक है, विपक्ष में है तो उनकी आपत्तियां होंगी। लेकिन आज का दिन बड़ा है जो ये बताता है कि मोदी को जब जब छोटा करने की कोशिश की गई, मोदी और विराट हो गए और विशाल हो गए। भाई मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा, इसमें अपनी धारणा हो सकती है कि कोई कहेगा 47 से गिनो, लेकिन इसमें तो कोई कह नहीं कह सकता कि भारत में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त में गुजर रहे हैं। आज ममता दीदी की स्थिति क्या है? घर घर डोल रही है, पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, तिनके तिनके बिखर रहा तृणमूल। ये तो सच है ना? ये भी मोदी के कार्यकाल में हुआ है। बंगाल ने सबको आईना दिखा दिया मुफ्ती साहब, कोई बचा नहीं क्या? लोग बताते थे 87 सीटें तो ममता के इस पॉकेट में है, उसके आगे की बात करो यार। उनकी स्थिति ये हो गई 20 सीट नहीं बची उनके पास। और एक भाई मोदी जी से आपको इतनी आपत्तियां हैं, आप हो सकता आने वाले भविष्य में मोदी जी की तारीफ करते मिलो जब योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, क्या तब आप कहोगे नहीं मोदी अच्छे थे? मुफ्ती साहब मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है कुछ वर्ष बाद आप ये कहते मिलो कि मोदी जी अच्छे थे, हम लोग मोदी जी के पीछे खड़े थे, ये योगी जी कहां से आ गए। आप इस्लामी कंट्री के अंदर गए, सऊदी अरब जाकर के आ रहे, दुबई जाकर के आ रहे, फिर भी इस्लामी कंट्रीज पाकिस्तान को गले लगा रहे। आपकी पॉलिसी कहां गई? आपकी पॉलिसी किधर जा रही? अमेरिका आपको डरा रहा है, चाइना लाल आंखें दिखा रहा। तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा जनादेश मिला है, जनादेश का आप सम्मान करिए। ठीक है मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब ने सारे लाल आंखें देखी, मैं उनकी आंखों की तारीफ करूंगा कि वो सारी लाल आंखें देख लिए कि कौन कौन लाल आंख दिखा रहा है भारत को। एक मिनट मुझसे आगे बात, समय कम। सारी लाल आंखें उन्होंने देखी, लेकिन मेरी शिकायत अपने दोस्त मुफ्ती साहब से ये है
कि उन्होंने 33 देशों को नहीं देखा जिन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया। नेहरू जी को भी 33 राष्ट्रों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का नहीं दिया था, जिनको रवि प्रताप जी बता रहे थे वो विश्व गुरु इलेक्टेड थे। मुफ्ती साहब ने वो नहीं देखा। ये तो देखा चाइना की लाल आंखें, फलाने की पीली आंखें, लेकिन ये नहीं देखा कि 33 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के गले में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान डाला। ये नहीं देखा। कोई देश से भी चिढ़ता है क्या यार? आपको व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है, सम्मान तो भारत का हो रहा है, ये आपको नहीं दिखा? जो हिंदुस्तान का आदमी है उसको तो ये दिखना चाहिए ना। हमें तो अच्छा लगता है। धर्मेंद्र सिंह जी, हाँ, हम चाहें या नहीं चाहें, अभी मैं सिर्फ जनतंत्र पर ही रहूंगा, हम चाहें या नहीं चाहें, हमारे पेट में दर्द हो या ना हो, लोकतंत्र बताता है कि देश का चेहरा प्रधानमंत्री होता है और राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री होता है। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? हमको भले इससे वोमिटिंग आए, खून की उल्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं। जमहूरियत में ये सब नहीं होता। जमहूरियत बड़ा व्यापक शब्द है। अब प्रधानमंत्री जी को तमाम देशों ने दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो जरा अमिताभ जी उन सारे देशों से बताइए कि भारत को वार्ता की टेबल पर क्या मिला। कोई भी देश किसी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अभी कहते भारत रत्न किसी देश को क्यों दे देंगे, किसी को दे रहे हैं मोदी जी, इसलिए कि जब उस देश के हितों में आप उसके खांचे में फिट होते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं मिलना चाहिए, आप ये करें नहीं मिलना चाहिए। नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दे सर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। नेगोशिएशन टेबल पर आप भारत के लिए क्या लाए? अपने गले में तमगा लेने के लिए भारत के हितों को आप अगर गिरवी रख दे रहे हैं, वहां परचेज कर ले रहे हैं देश के दूसरे को, इसको हम ताली बजाएं कि अपने देश का धोखा। ठीक है, अभी रुकना होगा, क्या हो रहा है? ठीक है, अभी रुकना होगा। धर्मेंद्र जी को, ठीक है, आप आई बात, धर्मेंद्र जी को एक चीज समझनी होगी जो शायद उनके जहन में नहीं होगी। जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान देता है ना, तो वो ये स्कूल वाला मसला नहीं, छोटे वाला मोहल्ले वाला कि बात विवाद प्रतियोगिता हो रही है कि किसी गले में तमगा डाल दो। ये भाषा शैली बताती है कि आपके मन में इतना एसिड क्यों है भारत के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री, वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वह नरेंद्र मोदी नहीं होते, व्यक्ति नहीं होता, वह भारत होता है। लेकिन एसिड कितना है? बोले अपने गले में तमगा डाल ले। इतना चिढ़ क्यों है यार? इतना चिढ़ के क्यों बोल रहे हो? अच्छे से भी बोल सकते हो। लग रहा है कि मानो क्या लूट गया, क्या पिट गए हैं? पाकिस्तान ने मुरारजी देसाई को निशाने पाक दिया था। पाकिस्तान से युद्ध हो चुका था उससे पहले, 71 में पाकिस्तान से युद्ध हो चुका था। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को निशाने पाक दिया। आप जैसे लोग होते तो चिल्लाने लगते, कहते मुरारजी नाश पीटे, डाल लो गले में पटका, जा बताओ पाकिस्तान से मिलो का हवाई। और एक नया चलन शुरू हो गया, कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी की एकता की जिम्मेदारी भी भाजपा ले। क्यों भैया, अपनी पार्टी की जिम्मेदारी खुद लो यार। आप क्या लूडो खेलोगे? आप क्या करोगे? कहा जा रहा पार्टियां तोड़ दी। ममता जी के यहां सब फुटकर चिल्लर बन के घूम रहे हैं। ममता जी को चाहिए तो रोके उनको। कल सपा पर संकट आएगा तो अखिलेश जी की जिम्मेदारी होगी ना। कांग्रेस पर संकट आएगा तो कांग्रेस, एनसीपी टूटी तो शरद पवार की जिम्मेदारी थी, हेड ऑफ द फैमिली के नाते अपने परिवार को बचाए, अपनी पार्टी को बचाए। आज ड्रामा है, बोले नहीं भाजपा बचाए, बोले हम सोएंगे, हम मौज लेंगे, भाजपा वाला चौकीदारी करे हमारे ना। भाई साहब, ऐसी फौज जोड़ी जो एक हार नहीं बर्दाश्त कर पाई, चिंदी हो गई पूरी पार्टी। ममता जी है, मुफ्ती साहब क्या हुआ फुरपुरा शरीफ का? कुरकुरा हो गया सब मामला। प्रधानमंत्री का नेहरू जी से तुलना करना उचित नहीं है। नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माण करने वाले नेता थे। उनके टाइम पे 171 करोड़ से बजट शुरू हुआ, 500 करोड़ तक आया। IIT, IM, और उन्होंने दुनिया भर में भारत का एक मंच बना करके नॉन वायलेंस मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया। तो भारत की तुलना, नेहरू की तुलना मोदी से इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि मोदी के दौर में, प्रधानमंत्री के दौर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, चाहे मध्य प्रदेश हो या गोवा में बनने नहीं दिया गया। अभी आप मध्य प्रदेश में नटराजन का ताजा केस है कि सीट चोरी करते करते। मुफ्ती साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने के राज्य सरकार को बर्खास्त करने के केंद्र के संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया हो और किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया हो? नेहरू जी ने किया था, लेकिन आज हुआ क्या? नेहरू जी ने भारत में पहले इसकी नींव डाली थी
केरल से। लेकिन क्या अभी हुआ? अरे बात तो सुन लो भाई, क्या ऐसा कभी हुआ आपके दिमाग में कोई उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्षी राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया? जी, उनको बर्खास्त करने की जरूरत क्यों थी? अच्छा। वो तो खरीद फरोख्त कर रहे थे, वो तो खरीद रहे थे, ईडीआईटी से डरा रहे थे, उनको क्या जरूरत थी बर्खास्त करने की? बर्खास्त तो उस वक्त की जाती है जब सिस्टम फेल हो जाता है। यहाँ तो पहले ही खरीद लिए, मध्य प्रदेश को खरीद लिए, पूरे ईडीआईटी लगा करके पूरे देश का उन्होंने बेड़ा कर किया। हाँ, मोदी जी का एक काम सुनहरा है जिनको याद करने की जरूरत है कि अपने 12 साल के टाइम पे एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और अपने सीएमओ को, अपने मुख्यमंत्रियों को छूट दिया कि एक वर्ग विशेष को जितनी गालियां दी जाए, जितनी गंदगी की जाए वो कम है। उनके ही दौर में एक मुस्लिम नेता को भड़वा कहा गया, कटवा कहा गया, न जाने क्या 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 गालियां दी गई उन्हीं के दौर पे। इसलिए मैं मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ नहीं होगा, देश को आगे ले जाइए। नेहरू की तुलना मोदी से नहीं होगी। हराम के पिल्ले तू है कौन? जब सब खराब है मोदी में, हमने मान ली मुफ्ती साहब की बात, मोदी में सब खराब है, तो इसी देश की जनता नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाई है। कोई ये तो है नहीं कि गुड्डू तमंचा लिया, कहां जा रहे भैया, बोले गाड़ी निकालो, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठना। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो गांव की प्रधानी में भी नहीं हो रहा। आप क्या असला लेके आए हो, प्रधान बन गए? महाराज, आपकी निष्ठा वोट में नहीं है मुफ्ती साहब, आप वोट से ऊपर मानते हो अपने को। आपको लगता है कि नहीं मेरी मोहर लगे तब प्रधानमंत्री बने, ऐसा तो संभव नहीं। और आपने बताया कि उसने इसको भड़ुआ कहा, उसने अरे भाई मैं 1000 गंदे लफ्ज इससे बता दूं जो दूसरे तरफ से कहे गए। यह तक कहा गया कि 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे हिंदू साफ हो जाएंगे। हिंदुओं की क्लिंचिंग करना चाहते हैं, लिंचिंग करना चाहते हैं। क्या रे भिख मंगिया? व्यक्ति से आपको नापसंदगी हो सकती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये सब देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो देश के जनादेश की तो इज्जत करना सीखो यार। हम लोग देश से भी बड़े हो गए। नहीं, हम लोग बड़े आदमी हैं, मान आप अपने को मानते हैं, अच्छी बात है, सबको मानना चाहिए, लेकिन देश से छोटे हैं ये भी मानो। ये कोई जबरिया थोड़ी ना पकड़ुआ भी ब्याह है क्या कि राष्ट्रपति भवन घुस के बोले कहां है राष्ट्रपति, बोले मैं शपथ दिलाओ प्रधानमंत्री। क्यों? बोले मेरा मन कर रहा है। रवि प्रताप जी, एक बड़ा दिन है भारत के संसदीय जीवन में। तमाम अस्थिर सरकारों का दौर भारत ने देखा। 5 साल में 4-4 बार, 3-3 बार लोकसभा का चुनाव हो गया, 4-4 प्रधानमंत्री बदल गए। वो दौर देखा, आया राम गया राम, तू चल मैं आया, देवी गौड़ा, फिर गुजराल, फिर दिस फिर दैट। बहुत मुद्दत बाद स्थिरता की सरकार आई और मजबूत सरकार आई। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री। और आज का जो दिन है उसमें आप इस नरेंद्र मोदी के टेन्योर को और इस सरकार को कैसे एनालाइज करते हैं? जब नेहरू जी को 52 से ये सत्ता मिली देश की, जब संसदीय के चुनावी इतिहास में आए, तो जिस परिस्थितियों का देश सामना कर रहा था, 12 साल में उन्होंने जो देश की जनता के क्रमशः विकास के लिए, सामान्य जीवन के उत्थान के लिए जो काम किए, मैं 36 काम की फहरिस्त आपको बताऊंगा, 36 काम की, जिससे जनता 52 से लेके आज तक लाभान्वित हो रही है और भारत की सरकार भी उससे लाभ पा रही है। नाम भी मिला, व्यक्तिगत तो विश्व गुरु नाम में बनी गए थे नॉन कोऑपरेशन अलाइनमेंट में जाकर के, जब देश तो ध्रुवों के विश्व घूम रहा था। 12 साल में आदरणीय मोदी जी के मैं चुनौती देता हूं, भाजपा प्रवक्ता मेरे बाद आएंगे, 6 काम बता दें, 6। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हम मान लें कि आपका चार्जशीट बिल्कुल सही है, तब भी आपकी चार्जशीट जनादेश से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी पुरानी पार्टी हो, नेहरू जी की पार्टी हो, गांधी जी की पार्टी हो, मेरे लिए जनादेश सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। एक चीज। दूसरी चीज, बोले हम अपने 36 गुण बता देंगे अच्छे, तुम्हारे पास 6 नहीं। आप कौन होते फैसला करने वाले दूसरे के 6 मान्य होंगे कि नहीं होंगे? आपको एग्जामिनर तो नहीं बनाया। आप अपनी बात बता सकते हो, लेकिन बोले उनके पास 6 नहीं होंगे, ये नहीं चलेगा ना। ये लोकतंत्र का निषेध करने की जो प्रवृत्ति है, ये खराब है। इसीलिए आप हार जाते हो चुनाव, क्योंकि आपका माइंडसेट वो जमींदारों वाला है। आपको लगता ही नहीं, आपको शास्त्री जी नहीं पचे भाई, कहां नेहरू जी के परिवार को, लाल बहादुर शास्त्री नहीं पचे आपको, बाकी को छोड़ो जनसंघ वालों को, आपको तो शास्त्री जी नहीं पचे। 3 मूर्ति में जब शास्त्री जी के रहने का विषय आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, मैं यहां उद्धृत करूं,
इस बात पर आपत्ति थी कि लाल बहादुर शास्त्री की इतनी हैसियत कि 3 मूर्ति में रहेंगे जहां जवाहरलाल जी रहे। ये जमींदारों वाली मानसिकता है, ये राजा रजवाड़ों वाली मानसिकता है। ये नहीं चलती लोकतंत्र में मित्र ना। यही समस्या है। शास्त्री जी को गांधी परिवार कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। आप दूसरे को क्या स्वीकार करोगे? आप तो शास्त्री को नहीं स्वीकार कर पाए, आप नरसिंह राव को स्वीकार नहीं कर पाए, आप मोदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा। आपने तो नरसिंह राव के शव को पार्टी ऑफिस में अंदर रखने की इजाजत नहीं दी थी। आपका ईगो, अहंकार इतना बड़ा है मित्र कि आपने अपनी ही पार्टी के 5 वर्ष के प्रधानमंत्री के पार्थिव देह के लिए गेट नहीं खोला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।